क्या चीन ब्रिक्स देशों का इस्लामीकरण करना चाहता है? क्या चीन मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया के जो मुस्लिम देश हैं, उनका गठजोड़ बनाकर एक वैश्विक शक्ति के रूप में न केवल अपने उभार को सुनिश्चित करना चाहता है, बल्कि अमेरिका के सुपर पावर के स्थान को भी विस्थापित करना चाहता है? क्या डीडॉलराइजेशन है इसका उद्देश्य? ब्रिक्स के विस्तार के पीछे क्या है चीन का उद्देश्य? इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आपको जानकारी है, सऊदी अरब, ईरान, यूनाइटेड अरब अमीरात, अर्जेंटीना, इथोपिया और मिस्र ब्रिक्स के नए सदस्य देश बन गए हैं। भारत ने अब तक ब्रिक्स के विस्तार का खुलकर समर्थन नहीं किया था। भारत ब्रिक्स के विस्तार का मूल रूप से विरोधी भी नहीं रहा है, लेकिन भारत एक मानक प्रक्रिया को स्थापित करना चाहता है, जिसके द्वारा जो है ब्रिक्स में नए देशों को शामिल किया जाए। भारत और ब्राजील ब्रिक्स के सदस्य देशों की संख्या बढ़ाने के लिए राजी नहीं थे। भारत का दृष्टिकोण था कि ब्रिक्स को विस्तार देने से पहले न्यू डेवलपमेंट बैंक का विस्तार करना चाहिए, या ब्रिक्स बैंक का, जिसे कि हम जनरल वे में कहते हैं, ब्रिक्स बैंक का विस्तार करना चाहिए। क्योंकि चीन हमेशा ये कहता रहा है कि वो आर्थिक विकेंद्रीकरण चाहता है, इकोनॉमिकल डिसेंट्रलाइजेशन चाहता है। चीन लगातार ये कहता रहा है कि विश्व अर्थव्यवस्था पर वेस्टर्न इकोनॉमिक एजेंसीज जो हैं, वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, उनका कब्जा रहा है, वो हावी रहे हैं। लिहाजा ग्लोबल साउथ के देशों का अपना फाइनेंशियल एजेंसीज होनी चाहिए, उनकी वित्तीय एजेंसियां होनी चाहिए। भारत चीन को उसकी इस प्रतिबद्धता की याद दिलाया, लेकिन चीन ने नई सदस्यता को लेकर अपने रुख पर कायम रहा, और फिर चीन ने सफल भी रहा है किसी न किसी प्रकार कि 6 नए देशों को ब्रिक्स में शामिल कर लिया गया है। क्योंकि चीन और रूस ब्रिक्स के जरिए G7 देशों और पश्चिमी जो विश्व है, इसकी व्यवस्था को तोड़ना चाहते हैं, और उनका मानना यह रहा है कि ब्रिक्स के माध्यम से वो पश्चिम के प्रभाव को कहीं ना कहीं काउंटर कर सकते हैं। चीन का मानना है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो उसका एक स्ट्रेटजिकल प्रोग्राम है, वो ब्रिक्स का रणनीतिक गठजोड़ बना करके बीआरआई को ब्रिक्स के साथ जोड़ करके उसका एक राजनीतिक और रणनीतिक गठजोड़ बनाना चाहता है, और उसके आधार पर पश्चिमी देशों का जो आर्थिक दबदबा है उसे खत्म कर सकता है, जिसकी दिशा में उसने प्रयास किया है। और आखिरकार भारत जो है सऊदी अरब, यूएई, मिस्र, अर्जेंटीना, ईरान और इथोपिया समेत 6 देशों को ब्रिक्स कंट्री में एंट्री के लिए सहमत हो गया। लगभग 40 देशों ने ब्रिक्स की सदस्यता में दिलचस्पी दिखाई दी। 23 देशों ने ब्रिक्स की सदस्यता के लिए औपचारिक तौर पर आवेदन किया था, और अंतिम रूप से ये 6 नए देश जो हैं शामिल किए गए। एक्चुअल में ब्रिक्स 5 देशों का एक ग्रुप रहा है, और ब्रिक्स जो नाम आया था वो एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे, जिम ओनिल। उन्होंने दुनिया में सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों को ये नाम दिया था। इस शब्द की खोज उन्होंने गोल्डमैन सैक्स में काम करने के दौरान की थी। पहले इस ग्रुप का नाम ब्रिक हुआ करता था। साल 2007 में साउथ अफ्रीका के शामिल होने के बाद इसे ब्रिक्स कहा जाने लगा, जबकि इस समूह की स्थापना लगभग 2006 में की गई थी, और पहला सम्मेलन 2009 में किया गया था। अब नए सदस्यों को जो प्रवेश हुआ है वो ब्रिक्स पर चीन के बढ़ते प्रभाव के तौर पर देखा जा रहा है। और जिस तरीके से मुस्लिम देशों को, 4 मुस्लिम देशों को, 6 देशों में से 4 मुस्लिम देशों को इसमें शामिल किया गया है, ये चीन की एक दूरगामी और बदली हुई रणनीति के तौर पर इसको देखा जाना चाहिए। इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करने चल रहे हैं। जिससे पहले कि हम उस मुद्दे पर आए, हम कुछ तथ्य रखना चाहते हैं, ताकि जो विश्लेषण हो वो तथ्यों के आलोक में हो। फिर हम देखते हैं कि चीन ने इस मंच का जो इस्तेमाल वो ब्रिक्स का जो कर रहा है, वो उभरती हुई राजनीतिक जो आर्थिक अर्थव्यवस्थाएं थी उनसे हट करके वो इसका प्रयोग भू राजनीतिक अपने जो एजेंडे हैं, जियो पॉलिटिकल जो उसके एजेंडे हैं, और जो स्टैब्लिश वैश्विक आर्डर है, वर्ल्ड आर्डर है, उसके लिए वो एक जो नया नजरिया रखता है, एक नया दृष्टिकोण लगता है, उसको वो बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। क्योंकि चीन खुद को अमेरिका के एक प्रतिद्वंदी के तौर पर, कंपटीटर के तौर पर देखता है, और इसीलिए वो विश्व व्यवस्था से अमेरिकी असर को कम करने की कोशिश कर रहा है। हाल के दिनों में उसने जिस प्रकार से ईरान और सऊदी अरब के बीच में समझौता कराया, और दोनों देशों को जो कि ध्रुव विरोधी थे आपस में उनको एक कूटनीतिक महत्वाकांक्षाओं के अपनी पूर्ति के लिए एक मंच पर ले आया है, एक प्लेटफॉर्म पर ले आया है, जहां सऊदी अरब सुन्नी मुस्लिम बहुल देशों का नेतृत्व करता है, वहीं ईरान जो है शिया मुस्लिम देशों का उसे आप लीडर मान सकते हैं। लेकिन दोनों को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर के आया है, और ये उसकी दूरगामी रणनीति का हिस्सा है। हम इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। चीन को लगता है
कि जिस तरह वर्तमान सदी अमेरिका की है उसी तरह अगली सदी उसकी होनी चाहिए। लेकिन यही एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि भारत ने अपना स्टैंड क्यों बदल दिया? आखिर वो क्या कारण थे जिसके चलते भारत ब्रिक्स के विस्तार के लिए सहमत हुआ और पहली बार भारत की ओर से ब्रिक्स के सदस्य देशों की सदस्यता बढ़ाने पर सहमति का ऐलान किया गया? सवाल ब्रिक्स के विस्तार का नहीं है और भारत मूल रूप से विस्तार के विरुद्ध भी नहीं था और ना भविष्य में है। दो महत्वपूर्ण बातों में पहली बात महत्वपूर्ण यह है कि ब्रिक्स जो है वो 5 सदस्य देशों का एक समूह रहा है और इसकी अपनी एक विशिष्ट पहचान बनी है, एक विशिष्ट पहचान उभरी है और ग्लोबल एजेंडे को स्वरूप देने में ग्लोबल मंच पर एकजुट होकर प्रासंगिक ताकत बनने के लिए जो ब्रिक्स ने संघर्ष किया है, क्या अब जो 6 नए सदस्य देश इसमें शामिल किए गए हैं वो कार्य कठिन नहीं हो जाएगा? इस पर विचार करने की आवश्यकता है क्योंकि अब भारत और चीन के अलावा 3 नए भू राजनीतिक प्रतिद्वंदी जियोपॉलिटिकल कॉम्पिटिटर्स इसमें जुड़ गए हैं। एक और इसमें भारत और चीन के बीच में जिस तरीके से गलवान वैली लद्दाख क्षेत्र में डेडलॉक चल रहा है, दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हुई हैं, एक फेस ऑफ की स्थिति है। उसके बाद अब ईरान और सऊदी अरब, हालांकि चाइना ने अभी वर्तमान में ईरान और सऊदी अरब के जो रिलेशन है उनको काफी हद तक नॉर्मलाइज कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद ये दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं। इसी तरीके से अगर हम अफ्रीका की बात करें तो वहां पर मिस्र और इथोपिया आपस में एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं, ब्राजील और अर्जेंटीना में कंपटीशन है और इसमें एकमात्र देश ऐसा है जिसे यूनाइटेड अरब अमीरात कहते हैं, जिसके प्रवेश के लिए भारत ने अपना पूर्ण समर्थन दिया और जोर भी लगाया। लेकिन गोल्डमैन सैक्स का जो मानना है कि चीन बहुत जल्द दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका को पछाड़ देगा और दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, वहीं भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ऐसी स्थिति में इन 6 नए देशों को लाया गया है, उस पर विचार करने की आवश्यकता है कि वो क्यों लाए गए हैं। ब्रिक्स के मौजूदा सदस्य देशों की बात करें तो चीन की जो अर्थव्यवस्था है सभी देशों की अर्थव्यवस्था की लगभग दुगनी बढ़ी है। यहां ये ध्यान देने की बात है कि ब्रिक्स में अब वर्तमान सदस्य देशों की संख्या 11 हो जाएगी और अगर हम इन 11 सदस्य देशों को देखें तो इसमें सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन की है और बाकी जो 10 देश हैं अगर उनकी अर्थव्यवस्था को सबको कंपाइल कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तब भी चीन की अर्थव्यवस्था उन सब की दुगनी है और यही वजह है कि ब्रिक्स में चीन का प्रभाव बढ़ना निश्चित है, जिसे आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 5 देश शामिल हुए। उनकी अगर 2022 की जीडीपी को देखें तो चीन की अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था से 2.5 गुना ज्यादा बढ़ी है। चीन की अर्थव्यवस्था मोटे तौर पर 19 ट्रिलियन डॉलर की है, भारत की अर्थव्यवस्था अभी 3.7 ट्रिलियन डॉलर की है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि भारत और चीन की अर्थव्यवस्था में कितना अंतर है, जबकि भारत समूह के अन्य देशों की तुलना में दूसरा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। यानी चाइना के बाद अगर ब्रिक्स के सभी देशों को देखा जाए तो दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी जो ब्रिक्स की है वो भारत की है। इससे भी हैरानी की ज्यादा बात यह है कि जिन 6 देशों को ब्रिक्स में शामिल करने की बात की जा रही है उन 6 देशों की जीडीपी मिला दी जाए तो यह चीन के आर्थिक उत्पादन का आधा है, जिसे देखते हुए यह कल्पना करना मुश्किल सा लग रहा है कि भविष्य में किसी भी जब निर्णय पर आवश्यकता होगी तो चीन बाकी देशों को भी बराबर का महत्व देगा, क्योंकि चीन का प्रभाव निर्णायक रूप से ब्रिक्स के अंदर उभर करके सामने आया है। दूसरा जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य है और जिस पर यह वीडियो फोकस्ड है वो ये है कि जिन 6 देशों को ब्रिक्स में शामिल किया गया है उनमें 4 देश OIC अर्थात ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज के हैं, जो मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया में चीन के बढ़ते इन्फ्लुएंस को रिफ्लेक्ट करते हैं। दूसरी ओर SCO के माध्यम से सेंट्रल एशिया के जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वहां भी चीन का दबदबा दिखाई देता है। और अगला जो नेक्स्ट ब्रिक्स सम्मेलन होगा वो ब्राजील में होगा, जहां पाकिस्तान को सदस्य बनाए जाने का प्रस्ताव आना संभावित है और संभवतः रूस में होने वाली बैठक में इसे मंजूरी भी मिल जाए। और चीन ने अपने इस सदाबहार दोस्त के लिए जो है पूरा जोर लगा रखा है। रूस और चीन दोनों ही चाहते हैं कि पाकिस्तान को ब्रिक्स की सदस्यता मिल जाए और सबसे बढ़कर SCO और ब्रिक्स दोनों में रूस और जो है वो चीन के साथ खड़ा है और यूक्रेन युद्ध के चलते रूस की जो चीन पर निर्भरता है वो दिन प्रतिदिन डे बाय डे बढ़ती जा रही है और ऐसा लग रहा है कि चीन रूस के साथ मिलकर सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया के इन मुस्लिम देशों का एक व्यापक साझेदारी आधारित गठजोड़ बनाना चाहता है और अमेरिका के नेतृत्व वाले पश्चिम को चुनौती देना चाहता है। क्योंकि अगर आप अफ्रीका में जिस तरीके से जो सैन
तख्ता पलट हो रहे हैं, उनको भी अगर आप देखें जिस तरीके से आज गैबोन में भी एक तख्ता पलट हुआ है, और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जिस तरीके से वेस्ट की जो पावर्स हैं, फ्रांस है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, और फिर दूसरी तरफ रूस और चाइना जिस तरीके से अफ्रीका में अपने गेम्स को प्ले कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से आने वाले संभावित जो बड़े व्यापक परिवर्तन होने वाले हैं मिडिल ईस्ट में, उनकी ओर भी इंडिकेशन कर रहा है। तो हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि किस प्रकार से दुनिया बदल रही है और ब्रिक्स का किस तरीके से रूपांतरण हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और चूंकि कुछ हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेते हैं जिनके आधार पर हम समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम ग्लोबल जीडीपी की बात करें तो अभी जो ओरिजिनल ब्रिक्स के मेंबर्स थे, इनकी कंबाइंड जो जीडीपी थी वो $27.6 ट्रिलियन 2023 में थी, जो कि रिप्रेजेंट कर रही थी 26.3% ऑफ द ग्लोबल टोटल जो इकोनॉमी है उसका। लेकिन अब ये जो नए मेंबर जोड़ दिए गए हैं उसके चलते अब ये जीडीपी जो है वो बढ़ जाएगी लगभग 30.8 ट्रिलियन डॉलर जो है इकोनॉमी हो जाएगी ब्रिक्स की, जो कि टोटल वर्ल्ड की जो जीडीपी का है वो 29.3% वो होगा। और ये जो 6 न्यू मेंबर्स हैं, इनकी जो टोटल रफली है वो 10% ऑफ द ग्रुप एग्रीगेट जीडीपी है, जिसमें सिर्फ सऊदी अरब एक ऐसा कंट्री है जिसकी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। बाकी सभी देश जो हैं उनकी 1 ट्रिलियन से कम है, और ½ ट्रिलियन आप कह सकते हैं कि यूनाइटेड अरब अमीरात की है। अगर हम शेयर ऑफ पॉपुलेशन की बात करें तो ये जो नया ब्लॉक बन करके उभर करके आने जा रहा है, अब दुनिया भर की जो पॉपुलेशन है 8 अरब से अधिक, उसका 46% जो है पॉपुलेशन कहां रहेगा, वो ब्रिक्स में रहेगा। और इथोपिया जैसे कंट्रीज को इसमें शामिल किया गया है जहां की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत तेज है, और शीघ्र ही जो ब्रिक्स है ऐसा माना जा सकता है कि दुनिया की आधी आबादी 50% जो है वो ब्रिक्स देशों में रह रही होगी। फिर अगर हम देखें जो बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, चाइना ने जो गेम किया है उसको समझने की आवश्यकता है कि जो ऑयल प्रोडक्शन का शेयर है वो एक बारगी चेंज हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से ग्लोबल ऑयल मार्केट में ब्रिक्स का ने एक पूरा गेम प्लॉट कर दिया है, और इसका सबसे बड़ा आधार उन्होंने बनाया है सऊदी अरब को, क्योंकि सऊदी अरब को ब्रिक्स में शामिल किया गया है। और सऊदी अरब दुनिया भर में जो है ऑयल प्रोडक्शन का 12.9%, ऑलमोस्ट 13% जो है प्रोडक्शन देता है। फिर यूएई है, ईरान है, तो एक ऑयल प्रोडक्शन के सारे महत्वपूर्ण जो पिलर्स हैं आप कह सकते हैं कि वो शामिल हो गए हैं ब्रिक्स में, और जिसके चलते एनर्जी इंस्टीट्यूट स्टैटिस्टिकल रिव्यू ऑफ वर्ल्ड एनर्जी ने जो शेयर है प्रोडक्शन का वो माना है कि अब ये 20.4% जो ओरिजिनल ब्रिक्स का शेयर था वो 43.1% हो जाएगा। और ये ऊर्जा सुरक्षा के लिए बहुत ही बड़ी चुनौती हो सकती है पश्चिम के लिए, क्योंकि जिस तरीके से चाइना का रिलेशन, रशिया का रिलेशन वेस्ट एशियन मुस्लिम कंट्रीज के साथ बढ़ा है, उनका एंगेजमेंट बढ़ा है, वो निश्चित रूप से एक संकेत है जिसे समझने की आवश्यकता है। फिर चाइना जो है एक पुश कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा जो ट्रेड हो वो युआन में किया जाए, और सऊदी अरब और मिडिल ईस्ट के कंट्री और अधिकतर देश चाहते हैं कि वो अपना ट्रेड जो है डॉलर से शिफ्ट करके दूसरे करेंसीज में लेकर के आए, ताकि अमेरिका के ऊपर जो उनकी डिपेंडेंसी है उसको कम किया जा सके, और मल्टी इंगेजमेंट की पॉलिसी को अडॉप्ट करते हुए एक तरफ अमेरिका से रिलेशन रखते हुए उसके साथ संबंधों को कम किया जाए, और जो वैक्यूम आए उसको रशिया और चाइना के माध्यम से फुल किया जाए। तो ये एक बिग सिनारियो आपको दिख रहा है कि किस तरीके से हमें चाइना अपने को फॉरवर्ड कर रहा है एक सुपर पावर के रूप में स्थापित करने के लिए, क्योंकि सुपर पावर के रूप में स्थापित करने के लिए आवश्यक है कि चाइना के पास भी एक बड़ा ब्लॉक हो, और उस ब्लॉक को बनाने के लिए उसने सेंट्रल एशिया में एससीओ और फिर ब्रिक्स के माध्यम से वेस्ट एशिया की कंट्रीज को, और विशेष करके जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उसमें इंडोनेशिया है, अल्जीरिया है, मलेशिया है, पाकिस्तान है, और जिन देशों को शामिल कर लिया गया है उन सबके साथ एक बड़ा ब्लॉक, एक एंटी अमेरिका या एंटी वेस्ट ब्लॉक जो है बनाया जाए, क्योंकि जो जनमानस है इन देशों में वहां एंटी अमेरिकन जो है सेंटिमेंट्स हैं जिसका वो लाभ उठाना चाहता है। और ग्लोबल एक्सपोर्ट्स की भी जो है दिशा बदली है, क्योंकि अभी तक जो ब्रिक्स का ग्लोबल एक्सपोर्ट है वो 20% था, वो अब बढ़ करके 25% हो गया है, और दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर जैसा कि आपकी जानकारी में है वो चाइना में। और इसीलिए भारत ने ब्रिक्स के विस्तार को लेकर अपनी आपत्तियां जताई थी, लेकिन भारत
के सामने एक ऐसी समस्या थी कि भारत को इस विस्तार के लिए सहमति देना आवश्यक था, क्योंकि भारत के सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात, मिस्र, इन सभी देशों के साथ भारत के अपने ईरान के साथ बड़े अच्छे बायलैटरल संबंध हैं, रिलेशन है, और जिसके चलते भारत को ये एक तरीके से अपना समर्थन इन देशों को ब्रिक्स में शामिल करने के लिए देना पड़ा। हालांकि भारत चाहता था कि एक मानदंड होना चाहिए और उस मानदंड के आधार पर, पैरामीटर्स के आधार पर ब्रिक्स का विस्तार होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मेंबरशिप के लिए भारत का मानना था कि पहले साल आवेदन करने वाले देश को ऑब्जर्वर बनाया जाए, फिर उसे कंप्लीट मेंबरशिप दी जाए, लेकिन इसका पालन नहीं हो पाया है। फिर यह भी विचार इस पर भी विचार नहीं हो रहा है कि किन क्षेत्रों को ब्रिक्स में शामिल करना चाहिए, उनका इस संगठन में शामिल होने का उद्देश्य क्या है, मंशा क्या है, या उस देश की संसद से सदस्यता के लिए मंजूरी ली गई है या नहीं। लेकिन चीन ने इन नियमों को मानने के बजाय ये इस बात पर बल दिया कि एक बार सदस्य देश शामिल हो, सहमत हो जाएं कि किन देशों को ब्रिक्स का सदस्य बनाना है, और फिर चरणबद्ध ढंग से जो है फेज वाइज ब्रिक्स में इनको शामिल कर लिया जाए। और चीन की शय पर ब्राजील में जो अगली बैठक है, वहां पर एक और महत्वपूर्ण कार्य किया जाएगा। एक तरफ तो जो है ब्रिक्स में ऑयल प्रोड्यूसिंग जो कंट्रीज हैं उनको शामिल किया गया है। अब वो ब्रिक्स की जो ब्राजील की मीटिंग होने जा रही है, वहां पर वो एक साझा करेंसी की बात करना चाहता है, उस पर प्रस्ताव पारित कराना चाहता है, और ये भारत के लिए बड़ी चिंता की बात है। और इसमें उसको मिडिल ईस्ट के जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज उनका समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि वो डॉलर पर अपनी डिपेंडेंसी को कम करना चाहते हैं और एक अल्टरनेटिव करेंसी के रूप में युआन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। और कहीं ना कहीं रशिया भी इस मुहिम को आगे बढ़ा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से भारत और रशिया में ऑयल का परचेज हुआ और जिस तरीके से रुपए की वहां पर एक बड़ी संख्या में वहां पर रुपया इकट्ठा हुआ है, और अब रशिया भी चाहता है कि युआन में व्यापार हो, इसके संकेत रशिया ने दिए हैं। जिसलिए ये एक भारत के लिए एक बड़ी समस्या बनकर के आ रही है कि इस समस्या से कैसे निपटा जाए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में भारत के रुपए की स्थिति कमजोर है, और रूस इसीलिए चाहता है कि युआन में व्यापार हो, ताकि उसको कम से कम घाटा उठाना पड़े। चीन का एक और भी आरोप है कि यूएसए जो है स्मॉल यार्ड हाई फेंस स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहा है, और ये स्मॉल यार्ड हाई फेंस जो स्ट्रेटजी होती है, ये फॉरेन पॉलिसी की एक स्ट्रेटजी है जिसमें नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट को सेफगार्ड किया जाता है उन देशों के खिलाफ लागू करके जो देश अपने सैन्य और आर्थिक विकास के माध्यम से वैश्विक व्यवस्था को स्थापित जो है उससे हटा करके एक नई व्यवस्था लाना चाहते हैं। और इसीलिए जो उच्च तकनीक है, जो हाई टेक्नोलॉजीज हैं, चीन को रोकने का प्रयास करना किया जा रहा है, और चीन इसे अपने विकास के विरोध के रूप में देखता है, और यह मानता है कि ब्रिक्स में जो है भारत जो है वो पश्चिमी देशों के लिए एक ढाल के रूप में काम कर रहा है। तो कुल मिलाकर के ये पूरा सिनेरियो है। लेकिन जिस तरीके से मुस्लिम देशों को शामिल किया जा रहा है, और इस मुस्लिम देशों को शामिल करने की प्रक्रिया में रूस और चाइना जिस प्रकार से एक साथ इकट्ठा होकर के आए हैं, और ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज को ब्रिक्स में लाया गया है, और युआन को एक साझा करेंसी के तौर पर बढ़ावा दिया जा रहा है, ये कुल मिलाकर के चाइना की जो एक वैश्विक महत्वाकांक्षा, एक सुपर शक्ति के रूप में, उसी की दिशा में एक बहुत ही मजबूत लिया गया कदम है, जिस पर भारत सरकार को निश्चित रूप से विचार करना होगा। और भारत को अपना इंगेजमेंट जो है मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया में बढ़ाना होगा, ताकि चाइना के बढ़ते हुए प्रभाव को वहां पर काउंटर किया जा सके। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।